नमस्कार, मैं मनीष मुरारी दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली सुबह है ना क्लास 10th के एसएसटी का क्लास करते हैं। क्लास 10th में हम लोग जो है अभी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th के एसएसटी में अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। पिछले दिन हम लोग इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 रोजगार एवं सेवाएं, इस चैप्टर के पूरे है ना चैप्टर को हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं, है ना। पूरे चैप्टर को एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं रोजगार एवं सेवाएं के बारे में कि रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक है कैसे, है ना। इसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, द्वितीय क्षेत्र के बारे में, तृतीय क्षेत्र के बारे में, सेवा क्षेत्र जो आपका है उसके बारे में डिटेल से हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं, देखे हैं सरकारी सेवा क्या होता है, गैर सरकारी सेवा क्या होता है, मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है, मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में जाने, है ना। मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है ये हम लोग इस चैप्टर में जाने। सरकार के द्वारा रोजगार देने के लिए बहुत प्रकार का योजना चलाया जाता है, उन सभी योजना के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जाने हैं, है ना। सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला योजना के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जाने हैं, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर आपका है, ये पूरे चैप्टर को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में जितने भी आपका क्या था कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा आपका कंप्लीट है ना। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे आप जाके देख सकते हैं। आज क्या है, हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पूरा आपका पढ़ाई तो ऐप पे ही होता है, बस क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पे कराते हैं। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, और क्वेश्चन आंसर में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर, है ना। ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिसमें क्वेश्चन बैंक का भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। सब्जेक्टिव देखेंगे उसमें भी बुक का पूरा क्वेश्चन होगा, प्लस में क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन होगा, है ना। तो बुक का भी क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बुक प्लस क्वेश्चन बैंक, बुक प्लस क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारा चीज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग क्लास को एक बार लाइक करके और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, है ना। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके और जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 5। टोटल कितना चैप्टर है, 7 चैप्टर है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। 2 चैप्टर और आपका बचा हुआ है ना। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग रोजगार एवं सेवाएं के बारे में जानने वाले हैं। रोजगार एवं सेवाएं जो है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, है ना। ये पूरे चैप्टर को तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग आज देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बुक का भी और क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन इसमें रहेगा, है ना। इसमें लघु उत्तरीय भी रहेगा, दीर्घ उत्तरीय भी रहेगा, सारा क्वेश्चन आपका इसमें शामिल है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। क्रैश कोर्स अगर आप इस क्लास को देख पा रहे हैं ड्रीम 450 बैच के माध्यम से, है ना। क्रैश कोर्स ड्रीम 450 बैच का क्रैश कोर्स भी आ चुका है, ड्रीम 450 बैच का क्रैश कोर्स भी आ चुका है, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के छात्रों के लिए है। मात्र 251 में इसमें आपको, है ना, एसएसटी, साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, उर्दू, नॉन हिंदी, है ना, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट जो भी आपका है वो सब्जेक्ट इसमें आपको मिलने वाला है मात्र 251 में, है ना। और उसके साथ साथ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सारा चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह, है ना, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और ये स्टार्ट कब से होने वाला है, जब हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब, है ना। तो पूरा सिलेबस हम लोग का 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और 15 नवंबर से आपका जो ये कोर्स है ना, क्रैश कोर्स, वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप लोग का रिवीजन बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो उनके लिए भी ये रामबाण साबित होगा, है ना। उनके लिए भी ये रामबाण साबित होगा। तो दोनों बच्चे के लिए, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं मतलब नहीं पढ़े हैं अभी तक उनके लिए भी, दोनों के लिए भी ये क्रैश कोर्स जो है वरदान साबित होगा, ठीक है। और 15 नवंबर से स्टार्ट होगा ये, है ना। 15 नवंबर से आपका क्या होने वाला है, ये स्टार्ट होने वाला है। जब हम लोग का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब आपका ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 15 नवंबर से, है ना, ठीक है।
चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया। हम लोग देखे थे जो सेवा क्षेत्र है अपना, इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में सेवा क्षेत्र को बांटा गया है। एक तो सरकारी सेवा होता है और एक गैर सरकारी सेवा होता है। एक क्या होता है? सरकारी सेवा और दूसरा क्या होता है? गैर सरकारी सेवा। एक होता है सरकारी सेवा और एक होता है गैर सरकारी सेवा। गैर सरकारी मतलब प्राइवेट, एक गैर सरकारी का मतलब क्या हो जाता है? प्राइवेट। तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, है ना, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? कोयला से, ठीक है, पेट्रोलियम से, ठीक है, बिजली से, ठीक है, तीनों ठीक है ना। कोयला, पेट्रोलियम और बिजली तीनों से क्या मिल जाता है आपको? ऊर्जा मिल जाता है। कोयला से भी ऊर्जा मिलेगा, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा मिलेगा, है ना, है ना। कोयला से भी ऊर्जा मिलेगा, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा मिलेगा और बिजली से भी ऊर्जा मिलेगा, और बिजली से भी ऊर्जा मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नरेगा के अंतर्गत, नरेगा जो एक कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा एक योजना है जो कि 2006 ईस्वी में लागू किया गया था। इस योजना को कब लागू किया गया था? 2006 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, है ना। इसको हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कहते हैं। नरेगा का अगर फुल फॉर्म हम लोग करें तो नरेगा का अगर हम लोग फुल फॉर्म करें तो क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको हम लोग जो है ना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट के नाम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, ये नरेगा में क्या बोला गया कि भारत के लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों को बोला गया कि आप खेती उती करिए, उसके साथ साथ आपको कम से कम 100 दिन रोजगार मिलेगा। कितना दिन? 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार नहीं मिला तो बैठा करके पैसा मिलेगा, है ना। ये इसमें कहा गया नरेगा में। ठीक है, और नरेगा का नाम बदल करके 2009 में क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। पहले नाम इसका नरेगा था लेकिन 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा जो है 2009 में इसका नाम कर दिया गया, है ना। 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। तो इतना बात आपको इसके बारे में याद रखना है। नरेगा का शुरुआत कब होता है ना? 2006 ईस्वी में। नरेगा का पूरा नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, है ना। 100 दिन, कितना दिन? 100 दिन। 100 दिन कम से कम रोजगार दिया जाएगा गांव के लोगों को। और नरेगा का नाम 2006 में क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। तो नरेगा के अंतर्गत गांव के मजदूरों को कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने का व्यवस्था? तो कम से कम 100 दिन। 365 दिन में से 100 दिन जो है क्या मिलेगा? गांव के लोगों को रोजगार दिया जाता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? ILO, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, इसका स्थापना कब किया गया? तो 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में? ये आपसे पूछा जा रहा है ना। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब किया गया। चलिए 1919 इसका लग जाएगा आंसर। इसे कहीं बुक में हम शायद एक बार इसको हम लोग पढ़े थे 1920, है ना, 1920 को हम 1919, ठीक है, 1919 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1919 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है। अगर मानव को पूंजी बनाना है तो क्या क्या चाहिए? मानव को पूंजी बनाने के लिए सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान अगर मिल गया, रोटी, कपड़ा और मकान पहले चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति को मिल गया तो उसके बाद उसको शिक्षा चाहिए, है ना, और उसके बाद उसको स्वास्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, है ना, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। और इसके बाद भी कुछ चाहिए, इसके बाद भी ज्ञान, है ना, ज्ञान,
ज्ञान होता है तो इससे और मानव पूंजी बढ़ता है। कौशल मतलब स्किल, अगर कोई आता है आपको, कोई स्किल आपको है, आपके पास है, तो इससे ज्ञान और मतलब मानव पूंजी और डेवलप होता है। और अनुभव, कोई चीज़ का अगर एक्सपीरियंस है तो इससे भी मानव पूंजी क्या होता है, मानव पूंजी क्या होता है, बढ़ता है। तो ज्ञान, कौशल और अनुभव से भी मानव पूंजी क्या होता है, बढ़ता है। तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है, ज्ञान, कौशल और अनुभव, है ना। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना अच्छा मानव पूंजी है, जितना ज़्यादा उसके पास स्किल होगा उतना ज़्यादा अच्छा मानव पूंजी है, और जितना एक्सपीरियंस होगा किसी व्यक्ति के पास उतना ज़्यादा वो क्या होगा, अच्छा मानव पूंजी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत कब किया गया, 1989 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत कब किया गया, 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत किया गया, है ना। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। हम लोग देखे थे आर्थिक विकास क्षेत्र जो है 3 प्रकार का होता है। आर्थिक विकास क्षेत्र क्या होता है, 3 प्रकार का होता है ना। आर्थिक विकास क्षेत्र 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र, दूसरा को उद्योग क्षेत्र, तीसरा को सेवा क्षेत्र। तो ये तीनों क्या है, आपका आर्थिक क्षेत्र है। तीनों क्या है, आर्थिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, है ना। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। लेकिन आपका जो सहकारी क्षेत्र है ये जो है आपका नहीं है, ये आर्थिक क्षेत्र नहीं है। सहकारी क्षेत्र क्या है, आर्थिक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका कि कौन सा सेवा गैर सरकारी सेवा है। गैर सरकारी मतलब प्राइवेट सेवा है। सेना का सेवा, सेना का सेवा सरकारी सेवा होता है। वित्त सेवा ये भी सरकारी सेवा होता है, रुपया पैसा छापना उपना जैसे, है ना। रेल सेवा ये भी सरकारी है, रेलवे सरकारी होता है ना। लेकिन आपका मॉल जो होता है, मॉल ये क्या है, प्राइवेट सेवा है। मॉल क्या है, प्राइवेट सेवा, है ना। मॉल आपका, मॉल सेवा क्या है, प्राइवेट सेवा है। मॉल सेवा आपका प्राइवेट सेवा है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास का मतलब क्या है, परिणात्मक परिवर्तन, यानी, है ना, परिणात्मक परिवर्तन या गुणात्मक परिवर्तन। परिणात्मक परिवर्तन का मतलब है क्वांटिटी बढ़ना, क्वांटिटी बढ़ना, नंबर बढ़ना। और गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है गुण बढ़ना, क्वालिटी बढ़ना, क्वालिटी बढ़ना, है ना। तो इसका मतलब है क्वांटिटी और इसका मतलब है क्वालिटी। तो दोनों चीज में बढ़ेगा तब क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। दोनों बढ़ेगा तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। क्वांटिटी भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी बढ़ेगा तब जाके क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट आपका है विकासशील देशों में जो जनसंख्या होता है वो किस काम में लगा होता है। विकासशील देशों का जनसंख्या जो होता है वो खेती करता है। विकासशील देशों का जनसंख्या क्या करता है, कृषि क्षेत्र में ज्यादा लगा होता है। विकासशील मतलब जो अभी विकास कर ही रहा है तो वहाँ का जनसंख्या किस काम में लगा रहेगा, खेती के क्षेत्र में लगा रहेगा। लेकिन विकसित देश होगा, अगर विकसित देश होगा जो विकास हो चुका है जिसका, तो वहाँ का जनसंख्या ज्यादातर कहाँ लगा है, सेवा क्षेत्र में लगा है। विकसित देश का जनसंख्या कहाँ लगा है, सेवा क्षेत्र में विकसित देश का जनसंख्या लगा है ना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नरेगा कार्यक्रम। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। नरेगा कार्यक्रम 2006 ईस्वी में शुरू किया गया था और 2009 में इसका नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मनरेगा। तो मनरेगा जब किया गया, नरेगा से जब इसका नाम मनरेगा किया गया, नरेगा से किसका नाम क्या कर दिया गया, मनरेगा, है ना। नरेगा से इसका नाम क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, है ना। ठीक है, नरेगा से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, है ना। नरेगा से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो इसमें किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया, महात्मा गांधी। एम ए से क्या होता है, महात्मा गांधी। तो इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। अब इसका पूरा नाम क्या हो चुका है, महात्मा गांधी, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका क्या हो चुका है, पूरा नाम हो चुका है ना। इसका पूरा नाम को क्या हो चुका है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है ना। चले, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप क्लास में पढ़ाते तो हैं, समझ में आता है, क्लास खत्म होते ही थोड़ा देर ही याद रहता है, इसका क्या उपाय है प्लीज बताइए। देखिए इसका उपाय रिवीजन है, इसका एक ही दवाई है, रिवीजन, है ना। इसका मतलब है कि आप रिवीजन में कमी कर रहे हैं, इसी वजह से ऐसा होता है ना। तो मान लीजिए कोई बीमारी है तो उसका दवा जब ठीक से नहीं खाएगा तो दिक्कत होगा ही। तो वही बात है, रिवीजन एसएसटी में थोड़ा आपको रिवाइज करना होगा चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा। तो रिवीजन में कमी है, इस वजह से ही ऐसा हो रहा है। एक बार सोचिएगा पढ़ लेंगे और सब दिन याद रहे तो नहीं होगा, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा। हमको ही खुद 100% चीज़ याद नहीं है ना, तो आपको कहाँ से होगा, है ना।
तो 100% जो याद करना 100% मतलब के लिए आपको रिवाइज अधिक से अधिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आर्थिक आधारभूत संरचना हम लोग किसको कहेंगे, आर्थिक आधारभूत संरचना जिससे सरकार को पैसा आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक आधारभूत संरचना कहेंगे। तो सरकार को पैसा कहाँ से आता है, वित्त से आता है, वित्त से, हाँ आता है, वित्त व्यवस्था से सरकार को पैसा आता है। शिक्षा से नहीं, शिक्षा में सरकार को पैसा लगाना पड़ता है सरकारी स्कूल में, स्वास्थ्य में सरकारी हॉस्पिटल में सरकार को पैसा लगाना होता है, और लोगों की सेवा करने के लिए सरकार को पैसा लगाना होता है। तो सरकार को पैसा कहाँ से आता है, वित्त से आता है। कहाँ से आता है, वित्त। वित्त जो है ये आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आधारभूत संरचना दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्थिक और एक होता है गैर आर्थिक। एक होता है आर्थिक और एक होता है गैर आर्थिक। आर्थिक में आपका वित्त और गैर आर्थिक में शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा, ये सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक क्या है। मानव के पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है, मानव का पूंजी का निर्माण कैसे होता है। कोई मानव है, उसे मानव पूंजी वो कैसे बनेगा, जब उसको क्या मिलेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज मिलेगा, तब जाके उसको वह क्या बन जाएगा, मानव पूंजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मानव पूंजी बन जाएगा। तो मानव पूंजी के लिए स्वास्थ्य चाहिए, आवास भी चाहिए, शिक्षा और ट्रेनिंग भी चाहिए, सब कुछ इसमें से चाहिए। मानव को अगर पूंजी बनाना है तो ये सब चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, और उसके बाद आपको प्रशिक्षण, ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये सब चीज से क्या होता है, ये सब चीज से मानव पूंजी का निर्माण होता है। क्या होता है, मानव पूंजी का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य कौन कहेंगे, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है, बिहार जो है पिछड़ा राज्य में आता है ना। नेक्स्ट आपका है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं से क्या होता है, आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं, वे सारी क्रिया जिससे हमको आय प्राप्त होता है, वे सारी क्रिया जिससे हमको आय प्राप्त होता है, इनकम होता है, उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, है ना। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन करना, ना मनोरंजन है, समाज सेवा करना, ना परोपकार करना, नहीं क्या होता है, जीवकोपार्जन, मतलब अपना जीवन को चलाने के लिए उपाय करना, है ना, अपना जीवन को चलाने के लिए उपाय करना, रोजी रोटी प्राप्त करना, यही क्या आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है। कोई काम करके और अपना लोग जीवन चलाता है, यही आर्थिक क्रिया का क्या है, उद्देश्य है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट आपका है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो भारत के जीडीपी में अगर पूछा जाए योगदान, तो आपको ध्यान रखना है कृषि क्षेत्र का योगदान है 18.5%। कितना है, 18.5% कृषि क्षेत्र का है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का है 26.4%। कितना है, 26.4% औद्योगिक क्षेत्र का है। और बाद बाकी आपका जो सेवा क्षेत्र है इसका 55.1% है, 55.1% है। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा योगदान किसका हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। सबसे ज्यादा योगदान किसका हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, सेवा क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, सेवा क्षेत्र में। तो कोई सेवा आप कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा, है ना। कृषि क्षेत्र में ही छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि खेत कितना भी है, मान लो घर में जितना आदमी है सब बोलता है कि हम खेती ही करते हैं, है ना। मान लो इतना आपके पास खेत है, लेकिन गांव आपके 5 भाई आप हैं, तो सबसे पूछा जाएगा कि क्या करते हैं, तो बोलेगा खेती करते हैं। क्या बोलेगा, सब बोलेगा खेती करते हैं, है ना। और उसके बाबू से पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, तो वो भी बोलेगा हम भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं। तो इस तरीका से काम जो है कम है, लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, छिपा हुआ बेरोजगारी। बोलने के लिए तो बोल देगा खेती करते हैं, लेकिन वह ओरिजिनल में क्या है, बेरोजगार है। क्या है, ओरिजिनल में बेरोजगार है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है, कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। जो वस्तु और सेवा है उसको कौन खरीदता है, सेवा प्रदाता जो सेवा देता है वो खरीदता है, नहीं वो काहे खरीदेगा। उत्पादक मतलब बनाने वाला खरीदता है, नहीं दुकानदार ये खरीदता नहीं। तो कौन खरीदता है, ग्राहक खरीदता है। कोई भी सामान का उपयोग करने के लिए कौन खरीदता है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। ग्राहक जो होता है, ग्राहक जो होता है ना, वह जो है क्या करता है, खरीदता है, ग्राहक खरीदता है। ये आपको ध्यान रखना है, उपभोक्ता मतलब ग्राहक। कोई सामान या वस्तु को कौन खरीदता है, ग्राहक खरीदता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना मतलब जिससे सरकार को इनकम नहीं होता, सरकार को पैसा लगाना पड़ता है जिस काम में, उसको कहेंगे गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो ऊर्जा से सरकार को इनकम होता है ना। यातायात, रेलगाड़ी चलता है, इससे भी टिकट कटा के जाना पड़ता है हम लोग को, सरकार को इनकम होता है। संचार, मोबाइल से भी, टीवी से भी सरकार को इनकम होता है। लेकिन शिक्षा से सरकार को इनकम नहीं होता है, यहाँ पर सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। शिक्षा में सरकार को क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, यहाँ से सरकार को इनकम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई। मनरेगा की शुरुआत कहा जा रहा है कहाँ से किया गया था। हम लोग जानते हैं नरेगा जो आपका है 2006 ईस्वी में आया था। नरेगा कब आया था, 2006 ईस्वी में नरेगा आया था, है ना। नरेगा 2006 ईस्वी में आया था, ठीक है। नरेगा कब आया था, 2006 ईस्वी में नरेगा को लाया गया था, है ना। और 2009 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया था। और ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि ठीक है 2009 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। इसमें 100 दिन के लिए लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है। और इसका शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहाँ से इसका शुरुआत हुआ था, आंध्र प्रदेश से इसका शुरुआत हुआ था, है ना। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में कैसा बेरोजगारी होता है, छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, दोनों बेरोजगारी होता है। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब दिखता नहीं है लेकिन लोग क्या होता है, कृषि क्षेत्र में बेरोजगार होता है। मौसमी बेरोजगारी कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ मौसम में किसान को काम मिलता है और कुछ मौसम में किसान को काम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दोनों बेरोजगारी पाया जाता है, ए और बी दोनों बेरोजगारी पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको हम लोग FDI कहते हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। सबसे ज्यादा जो विदेशी निवेश आता है, विदेशी पैसा कहाँ लगाया जाता है, खेती में लगाता है नहीं, है ना। सेवा क्षेत्र में भी नहीं लगता है ना। कहाँ लगता है, औद्योगिक क्षेत्र में लगता है ना। औद्योगिक क्षेत्र में लगता है या विनिर्माण क्षेत्र में लगता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी पैसा होता है, सबसे ज़्यादा जो विदेशी पैसा होता है वो कहाँ लगाया जाता है, तो विनिर्माण क्षेत्र में। मतलब कोई चीज़ का निर्माण करना है तो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विदेशी पैसा लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा विदेशी पैसा कहाँ लगाया जाता है, विनिर्माण क्षेत्र में। यानी कोई भी चीज़ का निर्माण करना है तो उसके लिए विदेशी कंपनी फंडिंग करता है और पैसा लगाया जाता है। FDI सबसे ज्यादा कहाँ आता है, विनिर्माण क्षेत्र में। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण कौन करता है, उपभोग खर्च करेगा तो इससे पूंजी निर्माण होगा नहीं। विनिमय अदला बदली करने से पूंजी निर्माण होगा नहीं। बचत करने से तो आपका बचत ही होगा, पूंजी निर्माण नहीं होगा। विनियोग मतलब इन्वेस्ट करिएगा पैसा को, तब जाके आपको पूंजी निर्माण होगा। पैसा को क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, उससे पूंजी निर्माण होता है ना। पैसा को इन्वेस्ट करने से क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है देश के सीमा के अंदर, देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। अब किसी देश में एक साल के अंदर जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसके दाम को हम लोग क्या कहेंगे, उसके दाम को कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, है ना। सकल घरेलू उत्पाद के नाम से हम लोग जानते हैं। देश के अंदर एक साल के भीतर जितना आपका इनकम होता है कोई वस्तु और सेवा को बेचने से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, GDP के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ। वैश्वीकरण की नीति, वैश्वीकरण क्या था, है ना, किसी देश के अर्थव्यवस्था को दुनिया के अन्य देशों के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के अन्य देशों के अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, जोड़ना, वैश्वीकरण कहलाता है ना। तो वैश्वीकरण को सबसे कम लाभ कहाँ हुआ, कि खेती में लाभ हुआ नहीं हुआ, है ना। विनिर्माण में हुआ, सेवा में हुआ, लेकिन खेती में बहुत कम लाभ हुआ है, किसका, वैश्वीकरण का। तो कृषि क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है वैश्वीकरण का। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसका है, तो कृषि क्षेत्र का ही है। सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र का ही है, मात्र 18.5%, ठीक है। और ये तृतीय क्षेत्र जो आपका है इसका कितना है, 55.1%,
तो इसका ज़्यादा है ना। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है और सबसे कम जो है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान किसका हो गया, कृषि क्षेत्र का सबसे कम योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। आर्थिक आधारभूत संरचना मतलब जिससे सरकार को पैसा आता है, ऐसा कौन चीज़ है। शिक्षा से सरकार को पैसा आता है नहीं, इसमें सरकार को खर्च करना पड़ता है। स्वास्थ्य में सरकार को खर्च करना पड़ता है। नागरिक सेवा में सरकार को खर्च करना पड़ता है। लेकिन यातायात से सरकार को पैसा आता है ना। रेलवे सरकार चलाता है, इसका टिकट बेचता है, क्या करता है, टिकट बेचता है, और टिकट बेच करके सरकार का इनकम होता है ना, सरकार का इनकम होता है। तो इसीलिए यह आर्थिक आधारभूत संरचना हो गया, क्योंकि सरकार को यहाँ से क्या आता है, पैसा आता है। सरकार को यहाँ से क्या आता है, पैसा आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा, पूरा सरकारी सेवा कौन है। स्वास्थ्य सेवा पूरा सरकारी सेवा है नहीं, इसमें प्राइवेट भी चलता है हॉस्पिटल। शिक्षा सेवा प्राइवेट स्कूल भी चलता है। वायुयान सेवा, इसमें प्राइवेट जहाज भी चलता है। लेकिन सेना सेवा जो आपका है ये पूरा सरकारी सेवा है। पूर्णतः सरकारी सेवा कौन है, तो सैन्य सेवा, इसमें कोई प्राइवेट नहीं होता है। सब कुछ क्या होता है, सरकारी ही होता है। सब कुछ क्या होता है, सरकारी ही होता है। कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है। कौन सी सेवा सरकारी सेवा है, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा या स्वास्थ्य सेवा। सरकारी सेवा इसमें से कौन है ना। कौन सी सेवा सरकारी सेवा है, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा या स्वास्थ्य सेवा, बताइएगा। तो इसमें जो सरकारी सेवा है वो कौन सा है ना। तो सब में थोड़ा बहुत प्राइवेट घुसा हुआ है, सब में थोड़ा बहुत क्या है, प्राइवेट घुसा हुआ है। फिर भी अगर आप बात करें सरकारी सेवा का तो इसमें आप है ना, इसमें आप क्या लगा सकते हैं, सरकारी सेवा का अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग सेवा को कह सकते हैं। इसमें भी प्राइवेट बैंक है। इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि सब में थोड़ा बहुत प्राइवेट है, सब में थोड़ा बहुत क्या है, प्राइवेट है। तो इसका सब में सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग है ना शिक्षा क्या लगा रहे हैं। चलिए, यातायात सेवा, यातायात गाड़ी प्राइवेट नहीं चलता है, गाड़ी तो प्राइवेट भी चलता है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका मिस्टेक है मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन ये मिस्टेक है। चलते आगे नेक्स्ट, क्योंकि सब कुछ में प्राइवेट थोड़ा बहुत इसमें है ना। वैसे आप लगाने के लिए कोई भी शिक्षा लगा सकते हैं। 1 नंबर पे शिक्षा है तो उसी को लगा दिए। बैंकिंग, बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग में प्राइवेट बैंक नहीं है, HDFC बैंक, ICICI बैंक है ना, बहुत सारा बैंक प्राइवेट बैंक है। बैंकिंग में बहुत सारा बैंक प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट आपका सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होता है, परिवहन सेवा के द्वारा, संचार सेवा के द्वारा, वाणिज्य सेवा के द्वारा, सब के द्वारा। परिवहन से भी हो जाता है, संचार से भी हो जाता है, व्यापार से भी हो जाता है। सबसे क्या होता है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। परिवहन, संचार और व्यापार, सबसे सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है, सरकारी सेवा की गैर सरकारी सेवा की, दोनों। तो दोनों सेवा शामिल है सेवा क्षेत्र में, सरकारी और गैर सरकारी दोनों सेवा क्या है, शामिल है। सरकारी और है ना, ठीक है, गैर सरकारी दोनों सेवा शामिल है। इनमें से कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है। सरकारी सेवा क्या आता है, सैन्य सेवा, सेना में जो सेवा होता है, और रेलवे, ये क्या है, सरकारी सेवा, ये पूर्णतः सरकारी है ना। इसमें प्राइवेट बहुत कम है। अभी रेलवे में भी प्राइवेट आ गया है थोड़ा सा, है ना, एक ट्रेन चलाया गया है जो कि प्राइवेट है, लेकिन ज़्यादातर इसमें 99% क्या है, सरकारी है। सैन्य सेवा और ये आपका रेलवे में सब कुछ सरकारी है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय के सकल घरेलू उत्पाद में GDP में सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है। सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। सबसे अधिक किसका योगदान है, सेवा क्षेत्र का योगदान है। 50% से अधिक जो है सेवा क्षेत्र का योगदान है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक। तो तृतीयक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ना। जो तृतीयक क्षेत्र होता है इसी को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है। भारत के जो अधिकांश लोग हैं किस काम में लगे हुए हैं, प्राथमिक अथवा कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ज़्यादातर लोग भारत के खेती के काम में लगे हुए हैं। भारत का लगभग 67% जो जनसंख्या वो कहाँ लगा हुआ है ना, इस चैप्टर के अनुसार खेती में लगा हुआ है, कृषि पर निर्भर है ना। तो सबसे ज़्यादा लोग जो है खेती में लगा हुआ है। विश्व का विकसित देश कौन है। विकसित देश अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है। ये सब का सब क्या है, विकसित देश है। सब का सब क्या है, विकसित देश है ना, डेवलप कंट्री है।
किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? छिपा हुआ बेरोजगारी खेती के क्षेत्र में देखने को मिलता है, कृषि के क्षेत्र में छिपा हुआ बेरोजगारी देखने को मिलता है। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं, है ना? तो सरकारी और गैर सरकारी 2 है, सरकारी और गैर सरकारी हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना? या एक अर्ध सरकारी भी ले लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट आपका है आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना? ये तीनों क्या आर्थिक विकास के क्षेत्र है ना? नेक्स्ट आपका है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र का नाम क्या है? तीसरा क्षेत्र का नाम है सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र का नाम क्या है? सेवा क्षेत्र नाम है तीसरा क्षेत्र का। नेक्स्ट आपका है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीण को काम का कानूनी अधिकार दिया? काम करने का काम कानूनी अधिकार किस योजना में मिला? मनरेगा। मनरेगा योजना में 100 दिन रोजगार का गारंटी दिया गया। 100 दिन क्या मिला है? गारंटी मिला है रोजगार का, है ना? काम करने का कानूनी अधिकार मिला है मनरेगा में, है ना? मनरेगा में काम करने का लोगों को क्या मिला है? कानूनी अधिकार मिला, 100 दिन रोजगार का गारंटी दिया गया है। नेक्स्ट आपका सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो 18.5% है। कितना? 18.5% जीडीपी में खेती का योगदान है। कृषि क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान है? 18.5% कृषि क्षेत्र में जीडीपी का योगदान है। विकसित देश का कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत है। विकसित देश के लोग किस काम में लगे हुए हैं? खेती में। विकसित देश का लोग खेती में लगे हुए हैं, और जो नहीं, विकसित देश के लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। विकसित देश के लोग कहाँ लगे हुए हैं? सेवा क्षेत्र में। और विकासशील देश के लोग खेती में लगे हुए हैं। विकासशील देश के लोग कहाँ लगे हुए हैं? खेती में लगे हुए हैं। विकसित देश के लोग कहाँ हैं? सेवा क्षेत्र में है ना? विकसित देश के लोग सेवा क्षेत्र में है, ठीक है? नेक्स्ट आपका है एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। कोई अर्थव्यवस्था है, उसका आधार संरचना किससे बनता है? कोई अर्थव्यवस्था किससे बनता है? खेती, उद्योग और सेवा, तीनों को मिला करके बनता है। तीनों को मिला करके बनता है। कोई भी अर्थव्यवस्था बनता है, कोई भी देश चलता है तो तीनों चीज से चलता है। खेती, उद्योग और सेवा तीनों से चलता है ना? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं, मनरेगा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसका शुरुआत कब किया गया? तो नरेगा जो था उसका शुरुआत 2006 में हुआ था, लेकिन इसका नाम बदल के मनरेगा कब किया गया? 2009 में किया गया। मनरेगा नाम कब किया गया? 2009 में मनरेगा नाम किया गया, है ना? नेक्स्ट आपका है कि इनमें से रोजगार सृजन के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? रोजगार के लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है? काम के बदला अनाज 2004 में, स्वयं सहायता समूह, मनरेगा, इसमें से सभी जो है लोगों को रोजगार देने के लिए ही चलाया जा रहा है। सबको चलाया जा रहा है, लोगों को रोजगार देने के लिए चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पर है ना? नरेगा योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पर है ना? स्वर्ण जयंती शहरी योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, इसको कब चलाया गया था? है ना? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को कब चलाया गया था? एक बार बताइए आप लोग, है ना? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1997 ईस्वी में चलाया गया था। स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया? स्वयं सहायता समूह जिसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, इसके लिए 15 से 20 लोग चाहिए। कितने? 15 से 20 लोग। खास करके इसमें क्या होती है? महिलाएं होती है जो आपस में मिल करके और एक दूसरे की आवश्यकता को क्या करती है? पूर्ति करती है ना? एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति करती है। तो ये 1992 में शुरू किया गया। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20। खास ज़्यादातर इसमें महिलाएं होती है जो साथ में मिल करके अपना बचत के पैसा से एक दूसरे का क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट आपका इसमें से किसे अग्रणीय युवा देश कहा जाता है? अग्रणीय युवा देश मतलब सबसे ज्यादा युवा वाला देश किसको कहा जाता है? भारत को, है ना? चीन जो है वो बुढ़ों का देश है और भारत जो है वो क्या है? युवाओं का देश है। भारत क्या है? युवाओं का देश है। चीन जो है वो क्या है? बुढ़ों का देश है। नेक्स्ट है भारत के किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किस क्षेत्र में ज़्यादा सफलता मिला? कंप्यूटर के हार्डवेयर में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, कि दोनों में? तो सॉफ्टवेयर में भारत को ज़्यादा फायदा मिल रहा है। सॉफ्टवेयर में भारत का ज़्यादा डंका बज रहा है। विश्व में बाह्य स्रोती, है ना? बाह्य स्रोती यानी आउटसोर्सिंग के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित और गुणवत्ता वाला देश कौन है? भारत, है ना? कोई दूसरे देश के कंपनी को अगर कोई काम बाहर से करवाना तो उसके लिए भारत उसके लिए क्या है? सबसे बेस्ट है, सबसे सस्ता है, ठीक है?
नेक्स्ट है भारत में सेवा क्षेत्र की शुरुआत कब हुआ, है ना, भारत में सेवा क्षेत्र का पूछा जा रहा है, शुरुआत कब हुआ, यानी भारत में सेवा क्षेत्र का शुरुआत कब किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत में सेवा क्षेत्र का शुरुआत 1980 के दशक में किया गया। भारत के परिवहन सेवा में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, भारत के परिवहन सेवा में सबसे महत्वपूर्ण सड़क, वायु, जल, तो रेलवे, रेलवे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मानव पूंजी का विकास किससे होता है, ट्रेनिंग से मानव पूंजी का विकास होता है। सूचना में पूंजी निवेश करने से, है ना, ये भी होता है कोई चीज़ के लिए आपको इन्वेस्ट करने से, शिक्षा से, तो ये सब चीज़ से क्या होता है, मानव पूंजी का विकास होता है। मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक क्या है, क्या जरूरी है मानव पूंजी के बनाने के लिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, भोजन भी चाहिए, ये सब चाहिए तब मानव पूंजी बनता है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, मैं मुख्य रूप से बात करें तो 5 हो जाएगा, कितना, 5, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा स्वास्थ्य 5 हो जाएगा, है ना। 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चे को दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है, शुरुआती शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। मानवीय संसाधन के विकास के लिए सर्वाधिक सेवाएं महत्वपूर्ण है, मानव संसाधन के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, क्या जरूरी है, शिक्षा, है ना। भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ, 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति आता है, इसके बाद जो है इस आर्थिक विकास का नया दौर शुरू होता है। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है, प्रारंभिक शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, देना ही है सबको, है ना। विगत वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, सबसे ज्यादा विकास बिहार में किस क्षेत्र का हो रहा है ना, सबसे अधिक विकास बिहार में किस क्षेत्र का हो रहा है, तो सेवा क्षेत्र का बिहार में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। 21वीं सदी में किस देश को युवाओं का देश माना जाएगा, युवाओं का देश भारत, युवाओं का देश भारत, है ना, युवाओं का देश भारत। आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव किन देशों पर पड़ा, जो विकसित देश से उन पर आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव पड़ा, है ना, विकसित देशों पर आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव कहाँ पड़ा था, विकसित देशों पर पड़ा था, विकासशील देशों पर कोई इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें शुरू में आपका क्वेश्चन बैंक का था और बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी था, है ना। तो इस तरीका से हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिए। एक बार बताइएगा आप सब लोग 65 में आप लोग का क्या हाल चाल है, फिर हम लोग चलते हैं आगे, है ना। चले हम लोग आगे चलें। चलिए अब हम लोग कहाँ चलेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न पर। कहाँ चलने वाले हैं, लघुत्तरीय प्रश्न पर चलने वाले हैं, है ना। फिर हम लोग दीर्घोत्तरीय भी देखने वाले हैं। समझने वाला चैप्टर था, तो ये पूरा चैप्टर तो आप लोग समझ चुके हैं। जो लोग भी पूरा चैप्टर हमसे अच्छे से पढ़ चुके हैं तो उनको लघुत्तरीय प्रश्न में भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है ना। लघुत्तरीय प्रश्न जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो। अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है ना। तो चैप्टर को अगर पढ़े होंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग करने वाले, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, लघुत्तरीय प्रश्न को। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो ऐप पर जाकर के पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ाया गया है, या पिछले साल का यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। पिछले साल का जो पढ़ाया हुआ है वो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं पहला क्वेश्चन, आउटसोर्सिंग किसको कहते हैं, आउटसोर्सिंग किसको कहते हैं या बाई स्रोती किसको कहते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होता है या बाई स्रोती क्या होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई कंपनी अपना काम किसी दूसरे कंपनी से करवाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आउटसोर्सिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई कंपनी अपना काम किसी दूसरे कंपनी से करवाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं, समझ गए। जब कोई कंपनी अपना काम किसी दूसरे कंपनी से करवाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी संबंधित नियमित सेवा स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी बाहरी, है ना,
किसी बाहरी कंपनी से प्राप्त करती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्रोती या आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है ना, मान लीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस ही कंपनी है, किसी और कंपनी को अपना काम दे देगा, बोलेगा कि मेरा कुछ काम आप देख लीजिए, तो इसको क्या कहा जाएगा, आउटसोर्सिंग कहा जाएगा, आउटसोर्सिंग, है ना, इसको क्या कहा जाएगा, आउटसोर्सिंग कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हम लोग चले, आउटसोर्सिंग में कोई दिक्कत, इसको हिंदी में याद रखिएगा, बाह्य स्रोती कहा जाता है। हिंदी में भी पूछ लिया जाता है बाह्य स्रोती से आप क्या समझते हैं, तो हिंदी में याद रखिएगा बाह्य स्रोती इसी को कहा जाता है। आउटसोर्सिंग को ही क्या कहा जाता है हिंदी में, बाह्य स्रोती कहा जाता है ना। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यानी आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ 5 सेवा क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर कंप्यूटर वम्प्यूटर का प्रयोग होता है, ऐसा 5 चीज का नाम बताइए, है ना। तो कंप्यूटर सेवा एक हो गया, कंप्यूटर, आप कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर से संबंधित काम होता है ये आईटी सेल में आता है, आईटी में आता है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है बैंकिंग, बैंक का जो काम होता है ये भी इसी के माध्यम से होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही होता है ना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। बैंक में आपको रुपया बैठे बैठे ट्रांसफर करना है, एटीएम से पैसा निकालना है, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, है ना। ठीक है, उसके बाद है दूरसंचार। दूरसंचार क्या होता है, दूरसंचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन, है ना, जैसे मोबाइल वोबाइल हो गया, तो ये सब भी इसी के अंतर्गत आता है, ये भी आईटी के अंतर ही आता है, आईटी के अंतर्गत ही आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। रेलवे पूछताछ, रेलगाड़ी कहाँ है ये पता करके आपको बता देता है ना, रेलवे पूछताछ काउंटर पर कि ये गाड़ी अभी यहाँ है, इतने देर में ये गाड़ी आने वाली है, तो ये भी जो है आपका आईटी में ही आता है ना। और उसके बाद आपका संगीत का रिकॉर्डिंग, गाना का रिकॉर्डिंग होता है, कोई भी गाना गाता है कोई, उसका रिकॉर्डिंग होता है, फिर उसको क्या किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, गाना को रिकॉर्डिंग करके और उसको फिर मतलब कट वीडियो एडिटिंग किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो ये सब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है, आईटी सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, आईटी सेक्टर के अंतर्गत आता है ना। क्या क्या, कंप्यूटर सेवा, बैंकिंग सेवा, दूरसंचार, रेलवे पूछताछ, संगीत का रिकॉर्डिंग, है ना, संगीत का रिकॉर्डिंग, सब कुछ कहाँ आता है, आईटी के अंतर्गत आता है। आईटी कहने का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, कोई दिक्कत, नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट है सरकारी सेवा किसको कहते हैं, है ना। सरकारी सेवा बहुत ही इजी है, सरकारी सेवा मतलब सरकारी नौकरी किसको कहते हैं, जब जब है ना, जब सरकार काम के बदला वेतन देता है और काम लेता है तो उसको हम लोग सरकारी सेवा कहते हैं। जब कोई काम के, जब सरकार आपको क्या करेगा, कोई काम देगा, उसके बदला आपको वेतन देगा और आपसे काम लेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरकारी सेवा कहेंगे, है ना। जैसे कोई भी आदमी, आपके पिताजी, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पिताजी सरकारी सेवा में होंगे, तो सरकार उनको क्या करता है, सरकार उनसे काम लेता है, बदला में उनको पैसा देना पड़ता है और वो उनको सरकार का काम करना होता है, उनको सरकार का काम करना होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरकारी सेवा कहेंगे। क्या कहेंगे, सरकारी सेवा कहेंगे। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट है आपका गैर सरकारी सेवा। गैर सरकारी सेवा, सरकार सब काम अपने से नहीं कर सकता, इसीलिए कुछ काम क्या करता है, मतलब गैर सरकारी संस्था के माध्यम से करवाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैर सरकारी सेवा कहते हैं, है ना। जब सरकार अपने द्वारा संचालित कार्यक्रम को गैर सरकारी संस्था के माध्यम से करवाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर सरकारी सेवा कहते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि आधारभूत संरचना किसको कहते हैं, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना किसको कहते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में भी देखे थे, है ना। ठीक है ना, है ना। चलिए, आधारभूत संरचना क्या होता है ये भी हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए,
आधारभूत संरचना किसको कहते हैं, तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में भी देखे थे। बोला है कि वे सेवा तथा सुविधा जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उसको आधारभूत संरचना कहते हैं। वे सेवा तथा सुविधा, वे सेवा तथा सुविधा जो देश के आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं। यानी देश के विकास के लिए जो चीज़ जरूरत है उसी को क्या कहा जाता है, आधारभूत संरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है ना। वे संरचना, वे सुविधा जो देश के विकास के लिए क्या है, जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आधारभूत संरचना। जैसे हो गया सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ देश के विकास के लिए जरूरी है। सड़क हो गया, सड़क बनना जरूरी है देश के, तभी देश का विकास होगा। परिवहन का सुविधा होना जरूरी है ना। बिजली का होना जरूरी है। तो ये सब देश का क्या है, आधारभूत संरचना है। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अच्छा होता है वह देश क्या होता है, उतना ही विकसित होता है। जहाँ का सड़क अच्छा होगा, बिजली अच्छा होगा, परिवहन का सुविधा अच्छा होगा, वह देश क्या होगा, उतना ही अच्छा विकसित होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वे सेवा तथा सुविधा जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं। वे सेवा तथा सुविधा जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, है ना, आधारभूत संरचना। क्या कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। तो हम लोग देखे थे रोजगार और सेवा क्या है, एक दूसरे का पूरक है। रोजगार और सेवा एक दूसरे का क्या है, पूरक है। अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिला है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। अगर कोई सेवा कर रहा है इसका मतलब उसको रोजगार मिला है ना। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। किसी को अगर रोजगार मिला है तो वो पैसा कमा करके भविष्य में जो है एक सेवा भी कर सकता है, मतलब सेवा करने का क्षेत्र भी बना सकता है खुद का, है ना। तो यही है। तो रोजगार और सेवा एक दूसरे का क्या है, पूरक है ना। जब व्यक्ति अपना परिश्रम और शिक्षा के आधार पर धन एकत्रित कर लेता है तो फिर उस पैसा को पूंजी के रूप में व्यवहार करता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करके फिर सेवा क्षेत्र को भी उत्पन्न कर सकता है। तो रोजगार और सेवा एक दूसरे का पूरक है। रोजगार मिला है इसका मतलब आप सेवा कर रहे हैं, सेवा मिला है इसका मतलब सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब आप रोजगार कोई ना कोई कर रहे हैं, है ना। अगर आप रोजगार से चाहें तो सेवा क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकते हैं। रोजगार से धन कमा करके फिर उसको पूंजी बना करके फिर उसको निवेश करके आप अपना सेवा क्षेत्र क्या कर सकते हैं, अपना सेवा क्षेत्र डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। जो आर्थिक संरचना है, आर्थिक संरचना मतलब वही है ना, बिजली सड़क, ये सब का क्या महत्व है। बोलता है कि आर्थिक संरचना पर देश का विकास निर्भर करता है। जिस देश में बिजली सड़क ये सब स्कूल कॉलेज जितना अच्छा होगा वह देश का क्या होगा, उतना ही विकास होगा। तो आर्थिक संरचना पर देश का विकास निर्भर करता है। जिस देश का आर्थिक संरचना जितना अच्छा होता है वह देश उतना ही विकसित होता है। जिस देश के पास ज़्यादा आर्थिक संरचना होगा वह क्या होगा, उतना ही विकसित होगा, है ना। आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों के खुशहाली की में वृद्धि करता है। आर्थिक संरचना जो है क्या होता है, उत्पादन को बढ़ाता है और लोगों के खुशहाली को भी बढ़ाता है। आर्थिक संरचना मतलब सड़क हो गया, है ना, बिजली हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। तो जिस देश का सड़क बिजली स्कूल कॉलेज ये सब चीज़ जो है जितना अच्छा होगा वह देश क्या होगा, उतना ही विकसित होगा। वह देश क्या होगा, उतना ही विकसित होगा, है ना। वह देश उतना ही विकसित होगा। ठीक है। और उस देश में उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा और उतना ही ज़्यादा लोग खुश रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। मंदी आया था पूरा दुनिया में, इसका भारत में क्या असर पड़ा। मंदी का भारत में क्या असर पड़ा। तो मंदी का भारत में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। क्यों, तो देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारत का जो आधारभूत संरचना कमजोर है इसके बावजूद भी मंदी का असर भारत में नहीं पड़ा। बोला भारत का आधारभूत संरचना कमजोर है फिर भी जो है मंदी का असर भारत में नहीं पड़ा। क्यों, तो कृषि प्रधान देश होने के कारण। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या के अधिकांश लोगों पर भारत में मंदी का प्रभाव नहीं हुआ। हम लोग का देश क्या है, कृषि प्रधान है। अगर हम लोग का रोजगार नहीं भी मिलेगा तो खेती करके आदमी जिंदगी गुजार सकता है। तो इसीलिए भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो मंदी आया था उसका भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि है ना भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। इस वजह से मंदी का भारत में कोई असर नहीं पड़ा। जो विकसित देश है, बड़े बड़े देश है, वहां पर मंदी का असर पड़ा, है ना, लेकिन भारत में मंदी का असर नहीं पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण हम लोग किसको कहते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के अन्य देशों के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, है ना।
किसी देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? तो कहलाता है वैश्वीकरण। यानी भारत है चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएगा, है ना, उससे अपना सामान लेने देने लगेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछा जा रहा है कि दुनिया, भारत जो है दुनिया के अन्य देशों से जुड़ा, तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होने लगा। भारत में क्या हुआ? लाभ हुआ वैश्वीकरण से। क्या क्या लाभ हुआ? लोगों को दूसरे देश में जाकर रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। भारत के लोग जाकर के अमेरिका में, इंग्लैंड में, है ना, फ्रांस में, चीन में, हर जगह जाकर के रोजगार प्राप्त करने लगे, है ना। वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व एक बाजार के रूप में उभर कर सामने आया। पूरा दुनिया क्या हो गया? एक बाजार हो गया। मतलब भारत का सामान आपको अमेरिका में मिल जाएगा, अमेरिका का सामान आपको भारत में मिल जाएगा। ये फायदा हुआ। वैश्वीकरण के कारण भारत आउटसोर्सिंग के मामला में एक महत्वपूर्ण देश बन गया। जब से वैश्वीकरण हुआ है उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े देशों का काम कौन करने लगा? भारत का छोटा छोटा कंपनी करने लगा, है ना। आउटसोर्सिंग के मामले में भारत का महत्वपूर्ण स्थान मिल गया, है ना। वैश्वीकरण के कारण ही यह संभव हो पाया। तो वैश्वीकरण का बहुत ज्यादा क्या है? फायदा है। ठीक। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। आर्थिक विकास के कौन कौन क्षेत्र है? तो 3 क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र, इसके बारे में आपको लिख देना है ना। कृषि क्षेत्र पर 67% जनसंख्या निर्भर है और कृषि क्षेत्र का देश के जीडीपी में 18% योगदान है। 18.5% योगदान है। दूसरा आपका उद्योग क्षेत्र, तो उद्योग क्षेत्र रोजगार का दूसरा क्षेत्र है। उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में 26.4% योगदान है। तीसरा आपका सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो है रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र का, है ना, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में 55.1% योगदान है। तो आर्थिक विकास का जो क्षेत्र है उसके बारे में लिखना था। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, है ना, तीनों के बारे में, तीनों के बारे में। ठीक है, चले यहाँ तक कोई दिक्कत? तो लघुत्तरीय में हम लोग 10 क्वेश्चन किए। एक बार आप सब लोग बताएंगे 10 में से आप लोगों को कितना समझ में आ गया। 10 क्वेश्चन हम लोग लघुत्तरीय में किए। इसको आपको अपने भाषा में लिखना है। हम आपको समझा देते हैं, उसके आधार पर आपको अपने भाषा में लिखना है ना। क्लास में भी समझाया है, फिर अभी क्वेश्चन आंसर में भी समझा रहे हैं। तो बताइएगा आप लोग को कितना समझ में आ गया। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र का नाम बताइए। सरकारी सेवा हम लोग किसको कहते हैं? गैर सरकारी सेवा हम लोग किसको कहते हैं? आधारभूत संरचना हम लोग किसको कहते हैं? रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? आर्थिक संरचना का क्या महत्व है ना। मंदी का भारत में क्या असर पड़ा? वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? और आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र का वर्णन करिए। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग दिए। 10 में से आप लोग को कितना समझ में आ गया, एक बार जल्दी से सब लोग बता दीजिए। ठीक है ना। समझ में आ रहा है सब लोगों को? जो भी लोग पूरा क्लास किए होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ अच्छे से वहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं। 10 में 10 सब लोग का आ रहा है। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम। चलिए अभी पानी पी के आते हैं, तब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्यास लग गया बहुत जोर से। चलिए।
अच्छा चालू करो, चलिए चालू। आवाज में क्या दिक्कत आ रहा है, घर घर आ रहा है कि ठीक है? देखिए तो स्टार्ट हो गया आवाज। आवाज देखिए तो स्टार्ट हो गया आप लोग का। आया आया आया, आवाज आया। चलिए हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर अब हम लोग चल रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो देखते हैं, सेवा क्षेत्र पर एक लेख लिखिए। मतलब सेवा क्षेत्र के बारे में आपको लिखना है। जैसे सेवा क्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में लोगों को सबसे अधिक रोजगार मिलता है। सेवा क्षेत्र से देश के जीडीपी को 55.1% योगदान है। सेवा क्षेत्र का देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। सेवा क्षेत्र का देश के जीडीपी में 55.1% योगदान है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेवा क्षेत्र दो प्रकार का होता है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। यानी सरकारी सेवा भी होता है और गैर सरकारी सेवा भी होता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सेवा क्षेत्र, सेवा और रोजगार एक दूसरे का क्या है, पूरक है। सेवा और रोजगार क्या एक दूसरे का पूरक है। तो जितना भी पॉइंट जिसमें सेवा लगाया पढ़े हैं सबको यहाँ क्या कर देना, लिख देना है। यही हो जाएगा सेवा क्षेत्र पर एक निबंध। यही क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र पर एक निबंध। बताइए समझ में आ गया, है ना। क्या लिखना है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है ना। सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। सेवा क्षेत्र से देश को सबसे ज्यादा जीडीपी मिलता है। सेवा क्षेत्र से, है ना, 50% से अधिक जीडीपी मिलता है। सेवा क्षेत्र से कुल कितना, 55.1% जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान है। भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का 55.1% क्या है, योगदान है। सेवा क्षेत्र दो प्रकार का होता है। सेवा क्षेत्र दो प्रकार का होता है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा, है ना। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो सेवा क्षेत्र है, सेवा और रोजगार क्या है, एक दूसरे का पूरक है। तो इस तरीका से सेवा जहां जहां लगा होगा सबको यहाँ ला देना है, बस हो जाएगा सेवा क्षेत्र पर लेख। समझ में आ गया? बताइए समझ में आ गया, कोई दिक्कत? है ना, नहीं दिक्कत। चले आगे हम लोग। यही आपको ध्यान रखना है कि सेवा क्षेत्र रोजगार का क्या है, एक व्यापक क्षेत्र है। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है ना। और उसके बाद वर्तमान में इसका योगदान 50% से क्या है, अधिक है ना। इसका योगदान कितना है, 55.1% है। सेवा क्षेत्र का देश के जीडीपी में योगदान। सेवा क्षेत्र को दो भाग प्रकार होते हैं, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। सेवा और रोजगार क्या है, एक दूसरे का पूरक है। क्या है, सेवा और रोजगार एक दूसरे का पूरक है। तो मेन जो पॉइंट आपको हम सेवा क्षेत्र के बारे में बताए थे उसको ऐसे लिख देना है। इसी तरीका से दीर्घोत्तरीय लिखा जाता है। दीर्घोत्तरीय लिखने के लिए क्या करना है, पहले समझ लेना है सेवा क्षेत्र के बारे में, और फिर जो अपने मन से लिखना है इसको, है ना। अपने मन से लिखना है, अगर लिख दिए तो इसका मतलब हो गया, है ना। तो ये प्रैक्टिस का चीज़ आपको बोले हैं कि रोज एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन लिखना है। तो क्या आप लोग लिख रहे हैं? रोज एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आप लोग को बोले हैं कि हर विषय में कम से कम, जैसे हिंदी है तो निबंध रोज लिखिए। निबंध या पत्र में से, निबंध हो गया, पत्र हो गया, या जो क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव वाला, वो सब रोज आपको लिखना चाहिए, कुछ ना कुछ एक चीज, है ना। इसी तरीका से संस्कृत है तो अनुच्छेद या पत्र या कुछ जो है आपको लिखना चाहिए उसमें। इधर हम देखें अगर साइंस में, एसएसटी में, तो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको लिखना है। और मैथ में भी जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन आपका आता है, उसको रोज एक कम से कम बनाना चाहिए। जैसे हो गया, है ना, √2 एक परमेय संख्या सिद्ध करे, तो इसको रोज सुबह उठ करके सिद्ध करिए वो, ठीक है, तब जाके आपका बेहतर होगा। ठीक है, तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं रोज कम से कम 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन बनाइए, है ना। रोज अगर 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे हिस्ट्री में कोई एक क्वेश्चन बना लिए, कोई एक चैप्टर का, है ना। सोशल साइंस में कोई एक भी बना लिए तो काम चल जाएगा। साइंस में कम से कम एक याद करना, जैसे रक्त का क्या कार्य है, तो एक दिन पढ़ के उसको याद कर लेना है। हिंदी में भी ऐसे करना है, निबंध हो गया, पत्र हो गया, या कोई आपका बुक का कोई क्वेश्चन हो गया, उसको कोशिश करना है करने का, है ना। संस्कृत में भी आपको अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद कम से कम एक अनुच्छेद या एक पत्र, इसी तरीका से आपको रोज लिखना है। या 5 नंबर वाला जो संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता है वो, है ना। मैथ में भी आपको जो सिद्ध करने का प्रश्न आता है ना, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, √2 एक परमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो इस तरीका का जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, आपको करना चाहिए।
सब सब्जेक्ट में 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको रोज आपको शुरू के दिन से ही रोज एक क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर प्रैक्टिस कम हो जाता है ना तभी इसमें दिक्कत होता है दीर्घोत्तरीय में। और जो बच्चा दीर्घोत्तरीय बनाता है उसी को पूरा नंबर आता है, जो दीर्घोत्तरीय बनाएगा उसी को क्या होगा, पूरा नंबर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। बोला विश्व के लिए यानी दुनिया के लिए भारत जो है सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। भारत विश्व के लिए क्या है, सेवा प्रदाता है। हम लोग को पता है ना, हम लोग को पता है कि भारत जो है सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है, और भारत के युवा जो है अलग अलग देशों में क्या करते हैं, काम करते हैं, अलग अलग देशों में जाकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंजीनियर है दुनिया के अन्य देशों में वो भारत का ही है। अमेरिका में या कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इंजीनियर कहाँ का मिलेगा आपको, भारत का ही मिलेगा, है ना। और दुनिया के अन्य देशों के लिए भारत जो है बाह्य स्रोतीकरण का काम करता है, यानी आउटसोर्सिंग के लिए एक अच्छा जगह है। दुनिया के अन्य देश जो है अपना आउटसोर्सिंग कहाँ से करवाते हैं, भारत के कंपनी से ही करवाते हैं। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि भारत जो है वह क्या है, विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में, है ना, विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। समझ गए। भारत क्या करता है, दुनिया के अन्य देशों का सेवा करता है। जितना बड़ा बड़ा कंपनी है सबको भारत का लोग ही चला रहा है, चाहे अमेरिका का हो चाहे कहीं का हो, है ना। अधिकांश कंपनी को कहाँ का लोग चला रहा है, भारत का लोग ही चला रहा है ना। तो यही बात आपको लिखना है ना, कि भारत सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। भारत के जो लोग हैं वो दुनिया के अन्य देशों में क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग हो चाहे डॉक्टर हो, ये चाहे कोई भी काम हो, है ना, भारत के अन्य देशों में जा कर के करते हैं। भारत के युवा दूसरे देश में जा कर के काम करते हैं। दूसरे देश का कंपनी भी अपना काम कहाँ करवाता है, भारत के लोगों से ही करवाता है, आउटसोर्सिंग के मदद से। तो इस तरीका से जो भारत है वह क्या है, दुनिया के अन्य देशों के लिए सेवा प्रदाता के रूप में काम करता है। ठीक है। दुनिया के अन्य देशों को भारत क्या करता है, सेवा करता है। सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किया गया, वर्णन करिए। सेवा क्षेत्र में सरकार क्या क्या किया है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तो बहुत सारा योजना लाया है ना। सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या किया है, बहुत सारा योजना लेकर के आया है ना। ठीक है। जैसे काम के बदला अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, नरेगा, इस तरीका का योजना सरकार के द्वारा लाया गया गरीबी को दूर करने के लिए, है ना। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ये सब योजना लेकर के आया है। ठीक है। नेक्स्ट है, गैर सरकारी संस्था यानी जो एनजीओ वगैरह होता है ना, वह किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण दे करके बताइए, है ना। बोल रहा है कि उदाहरण दे करके बताइए कि जो गैर सरकारी संस्था है वह किस प्रकार सेवा क्षेत्र को विकास करता है। तो हम देखते हैं सरकार तो सब काम अकेले नहीं कर सकता है, सरकार सब काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए कुछ अपना काम जो है गैर सरकारी संस्था के माध्यम से करवाता है। और गैर सरकारी संस्था क्या करता है, उस काम को करता है। हर सेक्टर में जो गैर सरकारी संस्था है सरकार का क्या करता है, मदद करता है ना। सरकार का मदद करता है और देश के विकास में योगदान देता है। ठीक है। तो यही बात आपको लिख देना है ना। नेक्स्ट है, वर्तमान आर्थिक मंदी का भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। वर्तमान में जो आर्थिक मंदी आया उसका भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आर्थिक मंदी का भारत के सेवा क्षेत्र पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। विकसित देशों में जो विकसित देश थे वहाँ पर बहुत अधिक आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आर्थिक मंदी का नहीं पड़ा। कुछ इंजीनियर लोग बेरोजगार हो गए जिनको फिर से रोजगार ढूंढना पड़ा, है ना। कुछ इंजीनियर भारत के थे जो बेरोजगार हो गए, उनको फिर से रोजगार क्या होना पड़ा, ढूंढना पड़ा, है ना। इसके अलावा ज़्यादा कुछ भारत में इसका प्रभाव नहीं पड़ा आर्थिक मंदी का। ठीक है। यही बात आपको लिखना है। नेक्स्ट है, भारत में बुनियादी सुविधा या आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। भारत में जो बुनियादी सुविधा है यानी आधारभूत ढांचा है उसका वर्णन करिए। तो हम लोग देखते हैं आधारभूत ढांचा दो है, एक है आर्थिक और एक है गैर आर्थिक। आर्थिक किसको कहते हैं, जहाँ से पैसा आता है सरकार को, जैसे वित्त हो गया, ऊर्जा हो गया, यातायात हो गया, संचार हो गया, इससे सरकार को पैसा आता है, ये हो गया आर्थिक आधारभूत ढांचा। वित्त में आपका बैंकिंग बीमा आ जाता है, ऊर्जा में कोयला विद्युत तेल पेट्रोल गैस आ जाता है, यातायात में रेल सड़क वायुयान जलयान आ जाता है, संचार में डाक तार टेलीफोन टेली संचार मीडिया ये सब आ जाता है। तो ये जो है आर्थिक आधारभूत ढांचा है, मतलब इससे सरकार को पैसा आता है ना।
और एक हो गया गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा, जिससे सरकार को पैसा नहीं आता, जैसे शिक्षा, शिक्षा की व्यवस्था सरकार करता है, इससे सरकार को कोई इनकम नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सब तरीका का शिक्षा सरकारी स्कूल कॉलेज में दिया जाता है, लेकिन इसमें सरकार का खर्च होता है, सरकार का इनकम नहीं होता है। स्वास्थ्य, अलग अलग हॉस्पिटल रहता है, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम सरकारी, लेकिन इससे सरकार को कोई इनकम नहीं होता है। और नागरिक सेवा, जैसे समाज में जागरूकता फैलाना, सफाई करना, ये सब भी सरकार करता है, लेकिन इससे भी सरकार को कोई इनकम नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, गैर आर्थिक सेवा हो गया, गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा हो गया, है ना। तो सरकार दो तरीका का काम पर खर्च करता है, एक आर्थिक आधारभूत ढांचा, एक गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा। तो आर्थिक आधारभूत ढांचा से सरकार को इनकम होता है, लेकिन गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा से सरकार को इनकम नहीं होता है, सरकार का यहाँ पर क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, पूरे चैप्टर को हम लोग अच्छे से, है ना, कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 6 और 7 बचा, 2 चैप्टर अब बचा आपका कहाँ, इकोनॉमिक्स में। मात्र 2 चैप्टर, छोटा छोटा चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग का पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। 1 चैप्टर आपका ज्योग्राफी में बचा हुआ है और 2 चैप्टर आपका इतिहास में बचा हुआ है ना। और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग को क्या करना है ना, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग को क्रैश कोर्स से स्टार्ट करना है, ताकि पूरा कंप्लीट एक बार रहेगा। दूसरे बार में हम लोग सिर्फ दूसरे बार में कितना पढ़ना पता है, 25%, जितना अभी हम लोग पढ़े हैं ना, इसका मात्र 25% पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। अभी तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, है ना, अभी तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, एग्जाम के लिए कहाँ पढ़े, एग्जाम के लिए अब पढ़ेंगे, है ना। जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तब सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर फोकस करके, है ना। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर पर कम कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर तो बस ऐसे आपको दिखा दिए, अब लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर याद करवाएंगे। ठीक है, कैसे करवाते हैं आप देख ही लिए, दीर्घोत्तरीय भी आपको करवा देंगे, सुनाएंगे खुद से, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, है ना। जब आके आप सुनिएगा पॉइंट खुद ही आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, आपको रिवीजन प्रैक्टिस में कमी नहीं करना है, सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक करना है, रिवीजन करना है ना, और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाद बाकी सब इधर हो जाएगा। तो जितना हम लोग पढ़े हैं मात्र उसका 25% क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्रैश कोर्स तब जब आप साफ नहीं पढ़े हैं तब आपको क्रैश कोर्स में पढ़ना है, नहीं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तब, है ना, है ना, ये होता है। चले, दोनों के लिए बहुत फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। सर क्या 25% से बोर्ड में फुल एग्जाम आ जाएगा? देखिए, आप पूरा पढ़ चुके हैं तो 25% जो क्वेश्चन है वही वहीं से घुमा फिरा के एग्जाम में ज़्यादा चीज़ आता है, पूछने वाला चीज़ वही है, तो वहाँ से ही आपको ये नंबर आ जाएगा। लेकिन फुल नंबर नहीं, 80% क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, 80। बाद बाकी तो फुल सिलेबस पढ़े ही हैं, और जो लोग फुल सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो 3 महीना में तो नहीं ला सकता है ना, उसको 80 आ जाए बहुत है उसके लिए, है ना, समझे। तो जो लोग शुरू से पढ़े हैं उनको तो 80 यहाँ से बार बार रिवीजन होगा, और पहले से पूरा पढ़े ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो लोग नए हैं उनके लिए तो 80 बहुत है ना, अगर 3 महीना पढ़ के 80 आ जाए तो अब क्या चाहिए। ठीक है, तो बकलोल वाला बात मत करिए, ठीक है, जो बात है वो समझिए। 25% से फुल आ जाएगा, फुल कैसे आ जाएगा? चले, चले फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो एसएसटी को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग साल भर पढ़े हैं, हाँ साल भर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप लोग को तो बस मज़े करना है। अब लास्ट में पढ़ना कहाँ आप लोग को, आराम से बस आना है और जाना है। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब तो देखे ही हैं कि एसएसटी में टॉपर को सबसे ज़्यादा नंबर आया है, तो आप लोग को कोई दिक्कत थोड़े ना है, कहीं कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होगा। बस प्रैक्टिस करना है आप लोग को, बस इस तीनों काम करिए, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस। क्वेश्चन बैंक बनाइए, देखिए कितना बनता है। क्वेश्चन बैंक आप लोग बनाते हैं?
क्वेश्चन बैंक आप लोग बना के देखिए कितना बनता है, 80 में से कितना ऑब्जेक्टिव बनता है, और सब्जेक्टिव सब में आधा आधा बन जाता है या नहीं बनता है। बताइए, क्वेश्चन बैंक आप लोग बना रहे हैं, जैसे एसएसटी का क्वेश्चन बैंक बनाइए, है ना। ईयर वाइज एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ईयर वाइज वाला, है ना। चैप्टर वाइज तो हम करवा ही दे रहे हैं, ईयर वाइज वाला आप एक ले लीजिए और ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक बनाइए, है ना। 2024 का बनाइए, 2023 का बनाइए, इस तरीका से आपको क्या करना है, बनाना है और देखना है आपका कितना बनता है। मॉडल पेपर बहुत बिहार बोर्ड का आएगा, वो देख लीजिएगा, और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास, उससे होगा मेन चीज़। 70+ एसएसटी में बन जाता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में भी बन जाता है क्या, सब्जेक्टिव में भी आधा क्वेश्चन बन जाता है जितना बनाना है। तब अब क्या चाहिए आप लोग को, 80 में 70 बनता है, एग्जाम में 40 ही बनाना है, अब क्या चाहिए बताइए। बहुत पूरा एकदम बहुत अच्छा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।